जय हिंद दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछली वीडियो में हमने तंत्र का तंत्र और क्या कहते हैं मेंडल के आनुवंशिकता के नियम पढ़ लिए थे और आज हम पढ़ेंगे लिंग गुणसूत्रीय विकार। लिंग गुणसूत्रीय विकार में क्या पढ़ेंगे? क्लीनेफलेटर सिंड्रोम। ठीक है, क्लीनेफलेटर सिंड्रोम क्लीनेफलेटर सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे। इसकी खोज क्लीनेफलेटर द्वारा 1942 में की गई। ठीक है, नेफलेटर सिंड्रोम की खोज नेफलेटर ठीक है, क्लीनेफलेटर सिंड्रोम इसकी खोज नेफलेटर द्वारा 1942 में की गई थी। क्लीनेफलेटर द्वारा 1942 में की गई थी। यह सिंड्रोम गुणसूत्रों की 23वीं जोड़ी में एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र के उत्पन्न होने के कारण आती है। मतलब क्लीनेफलेटर सिंड्रोम कैसे बनता है? यह सिंड्रोम गुणसूत्रों की 23वीं जोड़ी में एक अतिरिक्त, मतलब 23 जोड़ी में XX तो XY और XX होती हैं, उसके अतिरिक्त X गुणसूत्र के उत्पन्न होने के कारण आती है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं निपुंसक होते हैं। ठीक है, जिनमें क्लीनेफलेटर सिंड्रोम पाया जाता है वो निपुंसक होते हैं। ठीक है, निपुंसक होते हैं। ठीक है, स्तनों का विकास जिनमें क्लीनेफलेटर सिंड्रोम पाया जाता है ना, उनमें स्तनों का विकास होता है। ठीक, निपुंसक होते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से पुरुष परंतु अल्प विकसित विलक्षण होते हैं। जिनमें क्या कहते हैं क्लीनेफलेटर सिंड्रोम पाए जाते हैं वो व्यक्तिगत रूप से पुरुष परंतु अल्प विकसित विलक्षण होते हैं। अब देखिए टर्नर सिंड्रोम क्या है? टर्नर सिंड्रोम इसकी खोज टर्नर के द्वारा 1938 में की गई थी और क्लीनेफलेटर सिंड्रोम की खोज 1942 में की गई थी। ठीक है, और टर्नर सिंड्रोम की खोज टर्नर के द्वारा 1938 में की गई। यह विकार 23वीं जोड़ी गुणसूत्र में X गुणसूत्र की अनुपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या है? यह विकार 23वीं जोड़ी गुणसूत्र के X गुणसूत्र के अनुपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। कौन सा? टर्नर सिंड्रोम। और क्या है? क्लीनेफलेटर सिंड्रोम, उसमें एक्स क्या है? अतिरिक्त X गुण के उत्पन्न हो जाता है। उसमें एक X गुण उत्पन्न हो जाता है और इसमें एक X गुण अनुपस्थित हो जाता है। ठीक है, तब होता है टर्नर सिंड्रोम। अनुपस्थित हो जाए तो टर्नर सिंड्रोम, और क्या कहते हैं उत्पन्न हो जाए तो कहते हैं क्लीनेफलेटर। ठीक है, क्लीनेफलेटर 23 पेयर XX हो जाता है XO, तो ऐसी स्त्री बांझ होती हैं। ठीक है, ये टर्नर सिंड्रोम में 23 पेयर में अगर एक X कम हो जाए तो X एक नहीं रहता तो X 0 हो जाता है, तो ऐसी स्त्री बांझ कहलाती हैं। ठीक है, बांझ स्त्रियों में कौन सा सिंड्रोम पाया जाता है? टर्नर सिंड्रोम पाया जाता है बांझ स्त्रियों में टर्नर सिंड्रोम पाया जाता है। ठीक है, अल्प विकसित अंडाशय होता है टर्नर सिंड्रोम, मतलब जिनमें टर्नर सिंड्रोम पाया जाता है उनका अल्प विकसित अंडाशय होता है। और क्या है? द्वितीय लैंगिक लक्षणों का अभाव। ठीक है, द्वितीय लैंगिक लक्षणों का अभाव होता है। एवोल्यूशन है। ठीक है, विकास। एवोल्यूशन मतलब विकास। ठीक है, प्रमाण एविडेंस। ठीक है, एविडेंस मतलब प्रमाण। विकास में पढ़ेंगे पहले एविडेंस, प्रमाण। जीवाशय, समजात अंग, अपशेषी अंग। ठीक है, जीवाशय, समजात अंग और अपशेषी अंग। ठीक है,
पहले हम पढ़ेंगे जीवाश्म, ठीक है। फॉसिल्स, ठीक है। फॉसिल जीवाश्म पढ़ेंगे। जीवों के अंश जो कालांतर में जीवित थे जीवाश्म कहलाते हैं, ठीक है। जीवों के अंश जो कालांतर में जीवित थे जीवाश्म कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आर्कुयोप्टेरिक्स। आर में ये एक डंडा होगा, ठीक है। डबल डंडा लग गया है, ये एक ही होगा, ठीक है। एक नहीं होगा, एक ही होगा, ठीक है। क्या होगा? आर्कुयोप्टेरिक्स, ठीक है। आर्कुयोप्टेरिक्स, आर्कुयोप्टेरिक्स का जीवाश्म, ठीक है। पक्षियों तथा सरीसृपों की संयोजन कड़ी, ठीक है। आर्कुयोप्टेरिक्स का जीवाश्म, एग्जाम्पल जीवाश्म का, और ये पक्षियों तथा सरीसृपों की संयोजन कड़ी होती है, ठीक है। पक्षियों तथा सरीसृपों की संयोजन कड़ी अगर कोई पूछे तो क्या होती है? आर्कुयोप्टेरिक्स, ठीक है। अब पढ़ेंगे समजात अंग, होमोलॉजिस ऑर्गन, समजात अंग। वैसे अंग जिनकी संरचना एक समान होती है लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं समजात अंग कहलाते हैं। समजात अंग क्या है? होमोलॉज ऑर्गन क्या है? वैसे अंग, मतलब समजात अंग क्या किसे कहते हैं? वैसे अंग जिनकी संरचना एक समान होती है लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं समजात अंग कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए समजात अंग के, मनुष्यों तथा मेढकों के अग्रपाद, ये हैं समजात अंग। देखिए समवृत्ति अंग क्या होते हैं? समवृत्ति अंग वैसे अंग जिनकी संरचना अलग अलग होती है लेकिन कार्य एक समान होते हैं समवृत्ति अंग कहलाते हैं। वैसे अंग जिनकी संरचना अलग अलग होती है लेकिन कार्य एक समान होते हैं समवृत्ति अंग कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए पक्षियों तथा कीटों के अंग समवृत्ति अंग वे होते हैं जिनके मतलब संरचना समान होती है पर कार्य अलग अलग होते हैं। जिनकी संरचना अलग अलग होती है परंतु कार्य समान होते हैं उन्हें कहते हैं समवृत्ति अंग। और क्या कहते हैं? जिनकी संरचना समान और कार्य अलग अलग वो होते हैं समजात अंग। जिनकी संरचना समान और कार्य अलग अलग होते हैं वो होते हैं समजात अंग। और क्या कहते हैं? समवृत्ति अंग जिनकी संरचना अलग अलग होती है लेकिन कार्य एक समान होते हैं समवृत्ति अंग कहलाते हैं। एग्जाम्पल पक्षियों तथा कीटों के पंख। और देखिए इसमें ही समवृत्ति अंग में दोनों के पंखों की संरचना अलग अलग होती है लेकिन ये एक समान कार्य अर्थात उड़ने में सहायक होते हैं, ठीक है। पक्षियों कीटों के पंखों की संरचना तो अलग अलग होती है परंतु दोनों का कार्य एक ही है, दोनों उड़ने में सहायक होते हैं। अब देखिए अपसेशी अंग क्या होते हैं? वैसे अंग जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं लेकिन जिनका कोई कार्य नहीं अपसेशी अंग कहलाते हैं। वैसे अंग जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं लेकिन जिनका कोई कार्य नहीं अपसेशी अंग कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए कृमि रूपी परिशोषका, निमेषक, झिल्ली आदि,
ठीक है। ये जो अंग हैं जो अपशोषी अंगों के उदाहरण हैं, कृमि रूपी परिशोषका, कृमि रूपी परिशोषका और निमेषक झिल्ली आदि। देखिए, मनुष्य में अपशेषी अंगों की संख्या 100 अपशेषी अंग होते हैं। मनुष्य में अपशेषी अंगों की संख्या कितनी होती है? 100 अपशेषी अंग हैं मनुष्य में। देखिए, विकास क्या है? विकास एक निरंतर चलने वाली धीमी प्राकृतिक प्रक्रिया है जिससे पुरानी प्रजातियों से नई प्रजातियों का उद्भव होता है। विकास क्या कहलाता है? विकास एक निरंतर चलने वाली धीमी प्रक्रिया है। वो प्रकृति की प्रक्रिया है। ठीक है। विकास एक निरंतर चलने वाली धीमी प्रक्रिया है जिससे पुरानी प्रजातियों से नई प्रजातियों का उद्भव होता है। विकास क्या है? प्राकृतिक प्रक्रिया है। ठीक है। विकास की प्रक्रिया में कई हजार वर्ष लग जाते हैं। अब देखिए, लैमार्कवाद पुस्तक। लैमार्कवाद कौन कौन सी पुस्तकें हैं? फिलासफिक और जियोलॉजिक, जो 1809 में लिखी थी। ठीक है। फिलासफिक जूलॉजिक जो 1809 में लिखी थी लैमार्कवाद में। ठीक है। सिद्धांत क्या था? उपार्जित अंगों की वंशागति का सिद्धांत। मतलब लैमार्कवाद ने क्या सिद्धांत दिया था? लैमार्कवाद ने सिद्धांत दिया था उपार्जित अंगों की वंशागति का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था? उपार्जित अंगों की वंशागति का सिद्धांत। भोजन समुदाय जनन यह प्राकृतिक प्रक्रिया है। क्या है? भोजन समुदाय जनक यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ठीक है। हमारे बाद में बताया भोजन समुदाय एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। लैमार्क के अनुसार जीव जिस परिवेश में रहते हैं उस परिवेश में आए हुए परिवर्तन के कारण जीव अपने किसी अंग का उपयोग अधिक या कम करते हैं। जिस अंग का उपयोग जीव के द्वारा अधिक किया जाता है वह अंग धीरे धीरे विकसित हो जाता है। परिणाम स्वरूप नई प्रजाति का उद्भव होता है तथा जिस अंग का उपयोग कम करते हैं वह धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए जिराफ की गर्दन। ठीक है। उदाहरण के लिए जिराफ की गर्दन। लैमार्कवाद ने बताया कि जिस अंग का यूज हम अधिक करते हैं वो नई प्रजाति में अच्छी तरह से विकसित हो जाता है तथा हम जिस अंग का प्रयोग कम करते हैं वो धीरे धीरे नई प्रजाति में लुप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए जिराफ की गर्दन। ठीक है। अब देखिए आप डार्विनवाद का सिद्धांत कब आया था? 1831 से 1836। ठीक है। 1831 से 1836। शिप जहाज, कौन से जहाज से आए थे डार्विनवाद? शिप यानी बीगल। पुस्तक कौन कौन सी थी डार्विनवाद की पुस्तक? डार्विनवाद की पुस्तक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है। डार्विनवाद की पुस्तक कौन कौन सी थी? डार्विनवाद की पुस्तक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। सिद्धांत क्या था डार्विनवाद का? प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत था। डार्विनवाद का सिद्धांत क्या था? प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत। ठीक है। इसी सिद्धांत को साइकिल ऑफ द साइकिल ऑफ द फिटेस्ट या फिर हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। यही कहा था। इस सिद्धांत को साइकिल ऑफ द
फिटेस्ट किसने कहा था? जैसे साइकिल ऑफ द फिटेस्ट किसने कहा था? डार्विनवाद के सिद्धांत को साइकिल ऑफ द फिटेस्ट किसने कहा था? हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था डार्विनवाद के सिद्धांत को साइकिल ऑफ द फिटेस्ट, हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा। ठीक है, अब क्या इंसेक्ट कीट 35 डिग्री सेल्सियस तक जीवित रह सकते हैं। कीट कब तक जीवित रह सकते हैं? 35 डिग्री सेल्सियस तक जीवित रह सकते हैं। कीट 35 डिग्री सेल्सियस तक जीवित रह सकते हैं। आज हमारी बायो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गई है। इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।